था, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम टिकट बांटने में तो कम से कम नीतीश कुमार है या बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने यादवों को टिकट देने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब मैं कह दूं कि मोहन यादव एमपी को मुख्यमंत्री बनाए गए तो क्या यादव देख के बनाए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी में कैडर बेस्ड चीजें चलती हैं और जो पार्टी में मेहनत करता है उसको मिलते हैं। मैं मानता हूँ कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो वीआईपी सीटें लड़ी जाती हैं, जैसे मिथिला की सीट हो गई या फिर और कोई सीट हो गई जहाँ पे बॉलीवुड या फिर भोजपुरी सिंगर्स उन्होंने चुनाव लड़े। लेकिन मैं अगर पूरी ओवरऑल की बात करूं, 243 सीटों की बात करूं, तो ऐसे कितने 10-12, लेकिन बाकी जो चुनाव है वो जाति पे नहीं दिया गया। जाति फैक्टर रहता है, मैं मानता हूं जाति फैक्टर है, लेकिन जाति इतना ही फैक्टर रहेगा ऐसा नहीं है इस बार के चुनाव में। इस बार का चुनाव देखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग जिस तरीके से अमित शाह जी ने किया है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। जिस तरीके से उनकी लगातार मेहनत, आप सोचिए 18 मुख्यमंत्री और बाकी हर विधानसभा पे हर विधायक हर पार्टी का वहां पे नहीं, जिस तरीके से भाजपा लगाया। बाकी आप देखिए ना इनके चुनाव में कितना लोग मेहनत किए हैं। आप सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट 12 घंटे मेहनत कर रहा है और एक स्टूडेंट 2 घंटे मेहनत या 1 नाइट फाइट करके जा रहा है, तो कौन ज्यादा परिणाम अच्छा लाएगा? तो जाहिर सी बात है बीजेपी जो है वहां 1 साल पहले से ही बहुत ज्यादा चुनावी मूड में आ गई थी और वो घर तक पहुंचने ये तो लगी थी, विपक्ष भी कहता है, ये तो विपक्ष भी थी। इस बात को स्वीकार करता है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी कहती है कि क्यों ना करे, राजनीति कर रहे हैं तो हमें हर वक्त तैयार भी रहना होगा। तस्वीरों में हमारे एडिटर साहब भी दिख रहे हैं, राज के वर्मा जी। राज जी, ये क्या हुआ बिहार में, जो हम लगातार चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि इस बार का हवा का रुख समझ में नहीं आ रहा। जैसे दावे महागठबंधन की तरफ से थे या एनडीए सरकार की तरफ से जो था कि भाई इतने वर्ष हो गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। अब तो प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2/3 बहुमत। बिल्कुल अक्षय, देखिए जाहिर सी बात है, जो संदीप जी और राकेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी चुनाव को बेहद प्रोफेशनल तरीके से लड़ती है। मतलब जिस तरह से पहले चुनाव लड़े जाते थे और अब जिस तरह से बीजेपी हर चुनाव में वो देख रहे, मतलब ग्राउंड स्तर पर वो जाकर और जिन मुद्दों को भुनाना चाहिए उन पर वो सटीक तरीके से प्रहार कर रहे हैं। तो एक बार को लग रहा था बिहार में कि शायद इस बार कुछ उलटफेर दिखे, महागठबंधन एक नई ताकत एनर्जी के साथ जो वो चुनाव लड़ेगा और शायद जो है एक बदलाव बिहार में दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया था, चीजें बदलती दिखाई और एनडीए के पक्ष में जो है वो चुनाव जाता दिखाई दिया। इस बार के एग्जिट पोल को लेकर भी बड़े सवाल थे, क्योंकि पिछली बार 2015 की खासतौर से बात करें, नतीजों को लेकर शुरुआती जो रुझान आए थे उसके बाद उलटफेर हुआ था, लेकिन अब 12 बजे के करीब का अब समय हो चुका है। तो ऐसे में अभी जो ये नंबर है, अब नहीं लगता कि इनमें कोई बड़ा उलटफेर होगा। कुछ नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनडीए एक प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसके बाद से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने सीखा है, वो एक सबक वहां से लिया और उसके बाद आप देखिए लगातार जो चुनाव रहे हैं उसमें एक बड़ी जीत हासिल की है। फिर चाहे हरियाणा था, महाराष्ट्र था और हाल ही में दिल्ली के जो चुनाव हुए वो नतीजे भी सभी के सामने। और उसी कड़ी में एनडीए ने, बीजेपी ने खासतौर से एक बार फिर ये दिखा दिया बिहार के नतीजों से कि वो चुनाव जब लड़ते हैं वो जीत के लिए लड़ते हैं और उन्हें पता है कि अंत समय पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर सीधा प्रहार करने की जरूरत है, जहां से नतीजों को बदला जा सकता है। अब यहाँ फैक्टर्स जो आप भी बात कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी, माहौल कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार के फेवर में उतना नहीं, लेकिन स्थिति आंकड़े सबके सामने है जो बता रहे हैं कि एनडीए अब सरकार बनाने की तरफ जा रही है। और नंबर देखिए, आप बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, अच्छे नंबर्स के साथ जो है वो परफॉर्मेंस देती दिख रही है। राजी, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था और तेजस्वी यादव लगातार अपने चुनावी जनसभा में ये दावा पेश कर रहे थे कि इस बार चुनाव में जो है वो हरियर गमछा का जादू चलेगा, लेकिन अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो वो जादू कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा है, बल्कि भगवा का रंग जरूर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए एक एक बात यहां मैं और ऐड करूंगा, जो राकेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया था कि जन स्वराज पार्टी को नहीं आप भूल सकते। कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर जो है ये काम किया एनडीए के पक्ष में भी, जो दिख रहा है नतीजों से कि जन स्वराज पार्टी जीत के लिए नहीं चुनाव मैदान में उतरी है। वो एक फायदा यहां पर एनडीए को देकर यहां गई, क्योंकि जो वोट छिटकना था, अगर ऑप्शन की तरफ अगर किसी को जाना था तो वो जन स्वराज पार्टी की तरफ गए। हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो धड़ों में बंटकर जब चुनाव लड़ा तो वहां पर स्थिति किस तरह की बनी। और जो वोट बीजेपी से छिटक कर आम आदमी पार्टी या दूसरी तरफ जाना था, तो यहाँ विकल्प लोगों को मिला
और जन स्वराज पार्टी ने वो विकल्प दे दिया, और कहीं ना कहीं ये जो नतीजे आए हैं उसमें इसका एक असर दिखा है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही थी, शुरुआती दौर में लग रहा था कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है कुछ कारनामा कुछ करेंगे, कुछ एक नया होता दिखेगा बिहार में, लेकिन एक बार फिर से वो जो जोड़ी है राहुल जिसके साथ भी बना रहे हैं वो फेल होती दिखी। मेन जो फैक्टर्स है जो अभी तक जो निकल कर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, इसमें जोड़ी फेल होती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही, ये तो निष्पक्ष विश्लेषण के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा जो अभी तक का आकलन है, आप उसमें देखें कि एक तरफ एनडीए था, एक तरफ महागठबंधन था, और दो फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने चुनाव के समीकरण को बिगाड़ने के लिए काम किया। उसमें पहला उसवेद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसने कहीं ना कहीं एक कैटेगरी अलग से डिसाइड करी कि मैं इन वोटर्स को कहीं ना कहीं अपने पाले में दोबारा से लेकर आऊंगा। और दूसरे नंबर पे जन स्वराज पार्टी, जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी ने एक बहुत बड़ा माहौल बनाया बिहार के अंदर कि मैं बिहार में परिवर्तन लाऊंगा और हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में जीतने जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक वो वोटर्स था जिसका दिमाग में कोई भी एक पार्टी सेट नहीं थी, वो परिवर्तन चाहता था, ना वो एनडीए की तरफ था और ना वो महागठबंधन या आरजेडी की तरफ था, तो वो वोटर कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। अब देखने का बात यह, जिस तरीके से आप हरियाणा का चुनाव देखेंगे तो आप देखेंगे हरियाणा के लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के अंदर मात्र 1% वोट का फर्क था, जिससे कि बीजेपी की पार्टी की सरकार बन गई। तो अभी चुनाव के परिणाम पूरे आ जाएं, एक बार इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे सभी की डिटेल्स डाल दे, तो ये देखना पड़ेगा कि एनडीए और महागठबंधन में कितनी परसेंटेज वोट्स का फर्क रहा और एआईएमआईएम या जन स्वराज पार्टी ने कितने परसेंटेज वोट लिए। जी, जो तस्वीर इस वक्त, ये तो खैर थोड़ी देर में पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और इस बात को लेकर है कि जैसे नीतीश कुमार जी का बार बार जिक्र आ रहा है कि वो ज्यादा बयानबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए। उन्होंने महिलाओं को लेकर या सरकार की योजनाओं को लेकर जो जो बातें अपनी रैलियों के दौरान कही हैं, वो ज्यादा आक्रामक मोड पे दिखाई नहीं दिए। इस बार बहुत शांति के साथ चुनाव लड़ते नजर आए। जबकि महागठबंधन की अगर बात करें तो थोड़ा आक्रामक मोड में दिखाई दे रहे थे, चाहे तेजस्वी यादव हो, जैसे कई बार वो मीडिया को भी धमकाते दिखाई देते थे, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते थे कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं वो पुरानी जो जंगल राज का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसकी धमक लोगों के बीच में पहुंच गई? ऐसा तो नहीं है कि पिता को 15 साल देख चुके हैं और बेटा अभी से जिस आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है, ये डर लोगों के मन में आया हो? देखिए, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से आक्रामक शैली उन्होंने पूरे चुनाव के बीच में दिखाई, तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के युवाओं को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करना चाहते थे। वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बदल रही है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप चुनाव लड़ते हैं और आप विपक्ष में होते हैं, तो जल्दी से ना तो आपके कार्यकर्ता का हौसला ज्यादा मनोबल होता है, ना ही आपके साथ जो एक फ्लोटर वोट होता है वो आपके पक्ष में वोट होता है। तो उनको कन्विंस करने के लिए राजनीति की रणनीति होती है कि उसके अंदर आपको फ्लोटर वोट को, अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना है कि हम सरकार में आ रहे हैं और आप हमें वोट दीजिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, क्योंकि रणनीति का हिस्सा था। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ने जिसको वोट दिया वो अब सभी के समक्ष, सभी के सामने है। और अब शाम तक इसलिए किया था राजीव, ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो नेपाल में हुआ, ये कई बार सुनने को मिला कि भारत में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, युवा रोजगार ना होने से इतना परेशान है, तो यहाँ का जो जेनजी है वो उसके अंदर आग जल रही है। यानी भड़काने का खूब प्रयास भी किया गया, लेकिन जेनजी ने कल भी हम देख रहे थे कुछ इसी तरह के बयान कल शाम को भी थे। जो आरजेडी के एमएलसी है उनकी तरफ से भी ये बयान आया था, बकायदा उन्होंने इस बात को कोट किया और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। यानी कि कहीं ना कहीं एक ये बात साफ थी विपक्ष के जहन में, क्योंकि जो ये बयानबाजियां लगातार हो रही थी उससे लग रहा था पहले से कहीं ना कहीं एक आशंका जो है उन्हें लग रही थी
कि इस चुनाव में जो नतीजे उनके पक्ष में आते नहीं दिख रहे, और ये बयानबाजियां लगातार देखने को मिली। संदीप जी, क्या लगता है, जो हर बार ईवीएम को जो दोष दिया जाता था, अब नया नारा वोट चोरी का जो लगा, खासतौर से हरियाणा को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफी आंकड़े जो है उन्होंने रखे भी। अब क्या जो फिलहाल के जो रुझान है, क्योंकि अब 12 बजे का समय हो चुका है, बहुत ज्यादा परिवर्तन की ऐसी गुंजाइश नहीं लग रही है कि यहां से एनडीए पीछे जा सकती है जैसे 2015 में हुआ था। तो क्या एक बार फिर से ये जो वोट चोरी है, ये नारा यहां पर गूंजेगा, या फिर विपक्ष बैठकर ये आंकलन करेगा कि कहां कमियां हुई है? लगातार अगर वो हार रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के सामने, उसको ठीक करने की जरूरत। बिल्कुल, देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी को आज यहाँ होना चाहिए था, जो विदेश में घूम रहे हैं। तो आकलन कहाँ से करेंगे? देखिए, जब चुनाव, कहते हैं ना कि जब चुनाव चलता है तो आपको हर बारीकियों पर ध्यान रखना पड़ता है। आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेके, आपको मुद्दे से लेके, और बाकी जो है आपके SIR का जो आया था फैक्टर, वो भी देखना था, ध्यान में रखना था। कितने वोट कट गए, कितने वोट बचे हुए हैं, कौन से कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, ये भी देखना होता है। देखिए, मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जो वो रोल प्ले करते हैं, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, जिस तरीके से भाजपा रखती है। आप देखिए, प्रत्येक सीट पे, हर सीट पे, चाहे यूपी का या हरियाणा का या दिल्ली का, प्रत्येक विधायक हर सीट पे काम कर रहा था। वहां पे आप देख लीजिए, वहां पे कितने सीट पे काम कर रहे थे। वहां पे तो विधायक छोड़िए, वहां पे जो मजबूत कार्यकर्ता थे वो तक नहीं थे। कांग्रेस की तो स्पेशल मैं बात करूं। और रही बात जो है बीजेपी की, तो बीजेपी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी सिर्फ अपने ही सीटों पे काम कर रही थी, वो जेडीयू के भी सीटों पे काम कर रही थी, एलजेपी की सीटों पर भी काम कर रही थी। बीजेपी जो वोट, कहते हैं ना कि जो सीट सीट का जो बांटना होता है, उसमें कहीं ना कहीं रोल इस बार जो देखा गया था, वो इसमें चिराग पासवान का भी था। तो चिराग पासवान भी अच्छा कर रहे हैं। और रही बात, देखिए, मुद्दा जरूर होता है, ईवीएम चोरी का जो मुद्दा, जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंस करते थे, बताते थे आंकड़ों के साथ, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि कई बार उनकी बात जो है ना गलत साबित हो गई। जनता भी अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ जो है पुलावी, कहते हैं ना कि बनाते हैं और उसके बाद खुद ही खा जाते हैं, इसका किसी पे इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब देखिए, जहां तक बात सीटों की, 190, जैसा कि टीवी पे मुझे दिख रहा है, 190 सीटें हैं। यही सीटें सेट होंगी, प्लस माइनस 10-5 हो सकती हैं, इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। आप देखिए कि एक बीच में मुद्दा उठाया गया अनंत सिंह वाले जो सीट थी, वहां पे आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। आप देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहा हूं, आनंद सिंह बहुत आगे हैं। तो उसका भी एक माहौल बनाने की कोशिश किया गया था कि दूसरे फेज का जब चुनाव होगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और बड़ा डेंट पड़ेगा, लेकिन वो नहीं पड़ पाया। जहां तक रही यादव जाति की यादव जाति में बहुत सारे जो सीट हैं वो भाजपा ने दिया है। देखिए, हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं और उसी अनुसार जो है चीजें बनाई जाती हैं। कौन सी जाति की कौन से कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहा है, उसका भी ध्यान रखा जाता है बीजेपी में। बीजेपी चुनावी मूड में काम करती है। जब ऐसा लगने लगा नीतीश जी की बहुत ज्यादा हेल्थ खराब होने लगी, तो ये माहौल बनाने की कोशिश किया गया आरजेडी की तरफ से कि जी इनका तो नेता ही फिट नहीं है, इनको तो जो है आईसीयू में होना चाहिए, इनको हॉस्पिटलाइज करिए। कुछ उल्टे सीधे बयान या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे वीडियो भी वायरल हुए थे नीतीश कुमार के, लगातार कुछ बयानों को लेकर, कुछ उनके मंच पर जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी तो उस पर काम की और इसका फायदा मिल सकता था आरजेडी को, लेकिन आरजेडी, कहते हैं ना कि आरजेडी माहौल बनाता था और राहुल गांधी आके माहौल को खराब कर देते थे। मुझे तो ऐसा एक अपडेट में यहाँ तक दर्शकों को, एक अपडेट में संदीप जी, खेसारी लाल जो है छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार उनसे काफी आगे है। तो लगातार जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बड़ा जो है उलटफेर यहाँ पर होता दिख रहा है। जो बड़े चेहरे हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, और साख का जो सवाल है वहां भी अब खड़ा हो रहा है। एक बात और संदीप जी, अक्षय, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में आरएसएस इन्वॉल्व नहीं हुआ, बीजेपी को लगा था उस दौरान कि नहीं, आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, और जिस तरह से बयान भी आए बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने तो साफ कह दिया था कि उनको जरूरत नहीं है, और जो नतीजे आए थे फिर लोकसभा चुनाव के, वो सभी को हैरान कर दिया था। जो एक उम्मीद थी कि 400 पार जाएगी, क्या नतीजे रहे। लेकिन उसके बाद जो मान मनवल हुई आरएसएस और बीजेपी के बीच, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी आरएसएस का एक बड़ा रोल रहा। वो एक बड़ा फैक्टर था जिसने चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायकों की जो मेहनत थी उसके अलावा, क्योंकि
अंदर खाते जो आरएसएस की टोलियों ने काम किया, लोगों के बीच जाके जो एक मैसेज देने की जो कोशिश की थी, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। क्या लगता है संदीप जी, बिहार में भी आरएसएस अंदर खाते उतना एक्टिव रहा, और क्या वो भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर एनडीए को, खासतौर से बीजेपी को मिला? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं संघ को लेके, आरएसएस को लेके, जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आरएसएस कभी चुनाव प्रचार नहीं करता है। आरएसएस दिन रात मेहनत कर रहा है और वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है और जनता के बीच में रहता है, युवाओं के बीच में रहता है, हर वर्ग के बीच में रहता है। वो चाहे बुद्धिजीवी हो या फिर युवा हो या बुजुर्ग हो या महिला हो, हर तरीके से वो एक्टिव रहता है, हर तरीके से काम करता रहता है और वो देश में जो विचार है, राष्ट्रवाद है, उसके प्रति वो दिन रात मेहनत करता रहता है। तो जो राष्ट्रवाद के प्रति जो मेहनत करता है, तो जो कोर लोग हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो कहीं न कहीं बैठते हैं तो ये बातें डिस्कशन करते हैं कि भारत में अगर राष्ट्रवाद चाहिए, भारत में अगर सनातन धर्म को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है या भारत को इकलौता इस तरीके से बनाना है, तो कहीं न कहीं आप हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, हमें जाति-पात से हटना पड़ेगा। उनके यहाँ एक सामाजिक समरसता चलता है, उनके यहाँ आज एक पंच परिवर्तन को लेके नारा भी चल रहा है, तो वो कहीं न कहीं ये सब नारे हैं, कहीं न कहीं वोट में कन्वर्ट होते हैं। उन्हें पता है कि संघ जो है वैचारिक तौर पे तो जो है बीजेपी का साथ देती है, तो कहीं न कहीं वो वोट जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। संघ कभी चुनाव नहीं लड़ता, नहीं कभी चुनाव लड़वाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहते हैं ना कि आत्मा के तौर पे ज़रूर संघ पर्दे के पीछे जो काम करके चला जाता है, वो बड़ा है अपने आप में, और वही हमने देखा है खासतौर से महाराष्ट्र, हरियाणा, और जिस तरह की तस्वीर बिहार की है, तो यहाँ भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्दे के भीतर जो आप भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी टोली, वो सामने आकर नहीं करता, वो राजीव संदीप जी, देखिए इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक और मुद्दा अक्सर देखने को मिला, सीतामढ़ी और राम मंदिर को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार जनसभा में राम मंदिर का जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसे राम मंदिर यूपी में बना है, ठीक उसी तरीके से सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। फिर उस पर केसारी लाल यादव ने कटाक्ष करते हुए बयान दिया कि मंदिरवा बना ले हा, लेकिन स्कूलिया का तो हर फूफा बनाई है। तो का ये जो उनके रुझान आए हैं वो अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं, तो क्या उसी बयान का असर है? देखिए, ये एक बात समझनी, संदीप जी, हाँ, मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस जो नहीं समझ पा रहे, सारा खेल सेंटिमेंट्स का है। देखिए, एक बड़ी जो आबादी है, हिंदू आबादी, जिसको लेकर बीजेपी सीधे सीधे चलती है और अपना एकदम क्लियर किया हुआ है बीजेपी ने कि वो उनका वोट बैंक कौन सा है, वो उसी को साधने की कोशिश करते। लेकिन लगातार विपक्ष जो है इस बात को नहीं समझ रहा है, और जो हिंदू सेंटिमेंट्स है, उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके ऊपर वो लगातार वार प्रहार करता है। फिर चाहे दिवाली हो, जो अभी सोनम आपने भी बात कही हो, सीता माता के मंदिर बनाने के लेकर बात हो, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं जो कि लास्ट मौके पर चीजों को बदलते भी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। संदीप जी। जी, देखिए, मैं आप लोग की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। आप देखिए कि जहां भी योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां कैंपेन किया, आप चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे मुंबई का हो, महाराष्ट्र का हो, चाहे फिर हरियाणा का हो, आप देखिए 90% से प्लस उनका स्ट्राइक रेट है। बिहार इलेक्शन में भी यही हुआ। आप देखिए, जहां जहां पे जाते थे वहां पहले से ही 10-12 बुलडोजर खड़े कर दिए जाते थे और शहाबुद्दीन के एरिया में जाके उन्होंने ललकारा था कि ये इनको एक दिन निस्त नाबूद कर दिया जाएगा, इनके लड़के आ गए हैं, ओसामा कौन थे ये आपको पता है। ये उन्होंने बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना सेंटीमेंट, वो लोगों का बदला है। आप देखिए, उस वाले क्षेत्र में भाजपा या फिर जेडीयू लीड बहुत अच्छी मार्जिन से कर रही है। देखिए, सेंटीमेंट हमेशा काम करता है। राम मंदिर को लेके, चाहे सीता मंदिर को लेके, कहीं ना कहीं मिथिलांचल से जोड़ा जाता है उसको इस तरीके से, अयोध्या को, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा। आप देखिए कि चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी यात्रा निकला था सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए, तो वो भी योगी आदित्यनाथ जी ने जिक्र किया था कि देखिए, हमारे तो ये पहुना है यहाँ पे, जाहिर सी बात है। तो वो पहुना के तरीके से, जिस तरीके से बिहार के बोलचाल की भाषा में था, तो वो ना कहते हैं ना कि उनके आत्मा से जुड़ गए, वो जनता की, कहते हैं ना कि जनता के जब आप सेंटीमेंट से जुड़ जाते हैं, उनके बातों से जुड़ जाते हैं, उनके इमोशन से जुड़ जाते हैं, तो वो चुनाव फिर चुनाव नहीं हो जाता, फिर वो एक तरफा स्ट्राइक, कहते हैं ना कि वो लंबी पारी खेलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां